हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमारा पिछले वीक नंबर 12 तक हमारे लेक्चर हुए थे 8051 माइक्रो कंट्रोलर। उसमें हमने 8051 की पिन कॉन्फ़िगरेशन की, उसका ब्लॉक डायग्राम और उसमें कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, फिर हमने जो है वो उसकी इंस्ट्रक्शन सेट किया। काफ़ी सारी उसकी चीज़ें जो हैं वो कवर हो गई। उसकी हमने बहुत सारी लैब में एक्सपेरिमेंट्स भी किए। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँगी कि अगर आप AVR पे लैब करना चाहो तो उसको जो है उसके लिए कौन सी सॉफ्टवेयर यूज़ होगी, और हार्डवेयर पे जो है वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सी जो है वो हार्डवेयर यूज़ की जाती है मोस्टली वर्ल्ड वाइड, और कौन सी सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ की जाती है फॉर यूजिंग और फॉर प्रोग्रामिंग AVR माइक्रो कंट्रोलर्स। ठीक है, तो मैंने यही कहा था आपको कोर्स के स्टार्ट में कि हम जो है वो 3 माइक्रो कंट्रोलर्स को स्टडी करेंगे। 8051 जो कि हमारा जेनरिक माइक्रो कंट्रोलर है, बाकी सारी चीज़ें उसी से ही मिलती जुलती हैं, जस्ट प्रोग्रामिंग में थोड़ा डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा आर्किटेक्चर में डिफरेंस होगा, बाकी तकरीबन जो चीज़ें होंगी वो सेम होंगी। 8051 माइक्रो कंट्रोलर, AVR एंड पिक माइक्रो कंट्रोलर। ऑब्वियसली ये तीनों माइक्रो कंट्रोलर्स आपके 8 बिट जो है वो माइक्रो कंट्रोलर है। दैट मीन्स कि इसका जो ALU साइज़ है, इसका जो प्रोसेसर का साइज़ होगा वो 8 बिट साइज़ होगा। जो मेन इसके रजिस्टर्स होंगे, एक्यूमुलेटर का जो साइज़ होगा वो जो है वो 8 बिट वाइड होगा। ठीक है, तो अब ये है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे पास जो है वो टाइम बहुत कम है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो इस लेक्चर में हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लेकिन अगर ना कवर कर सकें तो मैं आपको जो है वो एंड में रेफरेंस भी दे दूँगी कि कौन सी रेफरेंस बुक है या कौन सी PDF फाइल है जिसको आप जो है वो उसको चेक कर सकते हो। दैन इसका जो वीक 1 है, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि AVR माइक्रो कंट्रोलर्स होते क्या हैं और इनका डिफरेंस क्या है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर हमने क्या किया था और ये क्या जो है वो इन दोनों में क्या जो है वो सेम चीज़ है और कैसे जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। What is AVR microcontroller? AVR is a family of microcontroller developed by Atmel beginning in 1996. जो वेंडर था 8051, ऑब्वियसली 8051 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। उसका जो वेंडर था, जो मैन्युफैक्चरर था, वो इंटेल का था। अब यहाँ पे AVR जो है वो एटमेल वेंडर है AVR का। AVR भी जो है वो 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है जो कि डेवलप हुआ। ऑब्वियसली पहला तो 8051 ही था, उसके बाद जो है वो 1996 में जो है वो एटमेल एक कंपनी है जिसने जो है वो AVR बनाया। दीज आर मॉडिफाइड हार्वर्ड आर्किटेक्चर 8 बिट रिस्क सिंगल चिप माइक्रो कंट्रोलर। जो हमने 8051 माइक्रो कंट्रोलर पीछे करके आए हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि माइक्रो कंट्रोलर जो है उसकी टाइप्स होती हैं। टाइप्स अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर और अकॉर्डिंग टू देयर इंस्ट्रक्शन सेट। तो जो आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया था, 2 टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है, दूसरा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या होता है कि आपके पास एक ही मेमोरी होती है फॉर एक्सेसिंग डेटा। रोम और रैम जो है दोनों की आपकी एक ही मेमोरी होती है। तो ऑब्वियसली आपकी कोई भी एक ऑपरेशन होगी या रीड होगी या फिर राइट ऑपरेशन होगी। और हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हमारे पास 2 सेपरेट जो है वो मेमोरी होती हैं। तो जो है वो आपका कोई भी जो है वो एक चीज़ हो रही होगी तो दूसरी चीज़ ये नहीं होगी, स्टॉप होगी। आपका पैरेलली सारे काम चलते जाएंगे। और रिस्क क्या है, आपकी इंस्ट्रक्शन सेट है। 2 टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, एक सिस्क होता है, दूसरा रिस्क। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। सिस्क में क्या होता है, आपके पास वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और रिस्क में जो है वो इंस्ट्रक्शंस की जो कह सकते हैं अवेलेबिलिटी है या वर्सटिलिटी है वो कम होती है सिस्क से। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको जो है वो
आपकी एप्लीकेशन साइन करवानी है वाइस चांसलर से, लेकिन उसके लिए आपको पहले साइन चाहिए होंगी डायरेक्टर की, डिपार्टमेंट के, आपके इसके इंस्टीट्यूट के, फिर आपके डीन के साइन चाहिए होंगे, फिर रजिस्ट्रार साइन करेगा, उसके बाद आपका वीसी साइन करेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, आपको डायरेक्ट ही जो है वो वीसी के साइन चाहिए, तो दोनों प्रोसेस में डिफरेंस क्या होगा कि टाइम, ठीक है, कि अगर आप डायरेक्ट वीसी के पास जा रहे हैं तो आपके पास टाइम ऑब्वियसली कम लगेगा, आपने वीसी साइन करवाई, आपका काम हो गया। लेकिन पहले आप जाएंगे, अगर इनडायरेक्ट वे में आप लें तो पहले आप डायरेक्टर का साइन करवाएंगे, उसके बाद डीन का साइन हो, फिर रजिस्ट्रार का साइन हो, तो प्रोसेस में क्या होगा, टाइम ज़्यादा होगा, साइकिल भी ज़्यादा लगेगी। तो दैट मीन्स के आपका जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है वो बेस्ट था आपका सिस्क आर्किटेक्चर में, जिसमें आपको अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो ज़्यादा होती है। रिस्क में क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम होती हैं, लेकिन हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि इंस्ट्रक्शन की जो एग्जीक्यूशन की स्पीड होती है वो रिस्क की ज़्यादा होती है बनिस्बत किसके, सिस्क के। सो एवीआर जो है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, मींस कि 2 सेपरेट मेमोरीज हैं, 8 बिट वाइड माइक्रो कंट्रोलर है, और इसका जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग ऑन अ सिंगल चिप माइक्रो कंट्रोलर, एक ही चिप पे आपको सारी चीज़ें मौजूद मिलेंगी। एवीआर वाज वन ऑफ द फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर फैमिलीज टू यूज़ ऑन चिप फ्लैश मेमोरी। हमने कहा था कि 8051 जो है वो माइक्रो कंट्रोलर में इंटरनल मेमोरी होती है, आप एक्सटेंड कर सकते हो मेमोरी। और एवीआर में जो है वो उसका जो ख़ास फीचर था वो ये था कि ये पहला माइक्रो कंट्रोलर था जिसमें आपकी फ्लैश मेमोरी यूज़ हो रही थी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, आपकी जो यूएसबी आप यूज़ करते हो वो आपकी फ्लैश मेमोरी कहलाती है। तो डायरेक्टली आप जो है वो कम पिन्स जो है, पिन आउट्स जो है वो कम आपको चाहिए होंगी, उसमें आप एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। बनिस्बत बाकी जो दूसरे उस वक्त माइक्रो कंट्रोलर मौजूद है उसमें आपकी जो मेमोरी यूज़ होती थी, ओटीपी यूज़ होती थी, प्रोग्रामेबल रोम, ईप्रोम, एप्रोम, वो ज़्यादातर यूज़ होती थी। तो ये एवीआर अपने नेचर का पहला माइक्रो कंट्रोलर था उस ज़माने में 1996 में, जिसने फ्लैश मेमोरी जो है वो माइक्रो कंट्रोलर में इंट्रोड्यूस की। ब्रीफ तो हिस्ट्री हो जाए। द एवीआर आर्किटेक्चर वॉज कंसीव्ड बाय 2 स्टूडेंट्स एट द नॉर्वे इंस्टीट्यूट, के एक इंस्टीट्यूट था नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NTH के नाम से, उसमें 2 आपके एक स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इसके आर्किटेक्चर पे काम किया, एवीआर के आर्किटेक्चर पे, जो कि 2 स्टूडेंट्स थे, एलिफ एगिलबोगन और दूसरा था वेगार्ड वोलन, ठीक है। तो उसके बाद जो है द ओरिजिनल एवीआर MCU वॉज डेवलप्ड द लोकल एसिक हाउस इन टोडन नॉर्वे कॉल्ड नॉर्डिक VLSI, उसमें आपकी जो है वो ये चिप डिज़ाइन हुई। नाउ नॉर्डिक सेमीकंडक्टर वेयर बोगन एंड वॉलन वर वर्किंग एज ए स्टूडेंट्स, रिसर्च कर रहे थे, ये स्टूडेंट थे वहाँ पे। इट वाज नॉन एज माइक्रो रिस्क, उस वक्त जब शुरू में जब आई डेवलप हुई तो इसका नाम जो था पहचानी जाती थी माइक्रो रिस्क के नाम से, एंड वाज अवेलेबल एज सिलिकॉन IP बिल्डिंग ब्लॉक फ्रॉम नॉर्डिक VLSI। उसके बाद टेक्नोलॉजी और बढ़ी, फिर इन्होंने जो है वो नॉर्डिक VLSI ने जो है वो माइक्रो रिस्क जो माइक्रो कंट्रोलर था उसको सोल्ड आउट कर दिया, किसको, एटमेल को, फ्रॉम नॉर्डिक VLSI टू एटमेल। द इंटरनल आर्किटेक्चर वॉज फर्दर डेवलप्ड। उसके बाद फिर आर्किटेक्चर में कुछ जो है वो डेवलपमेंट आई, और डेवलप भी इन्होंने किया, बोगन और वॉलन ने। द डिज़ाइनर वर्कड क्लोजली with compiler writers to ensure that the AVR instructions had provided efficient compilation of high-level languages. Atmel says that the name AVR is not. Atmel ने तो शुरू में कहा कि AVR जो है वो किसी भी चीज़ का एक्रोनिम नहीं है, और इस कोई it doesn't stand for anything in particular। लेकिन बाद में जो है वो ये कहा गया कि 2 साइंटिस्ट जो थे उनके नाम पे जो है ये AVR स्टैंड करता है। However, it is commonly accepted that AVR stands for Aleph and Wegert's RISC processor, ठीक है। तो इसको हमने फिर AVR को जो है वो AV फॉर ये दो साइंटिस्ट थे, Aleph and Wegert, और R फॉर use as a RISC, ठीक है। Among the first of the AVR line was 8090SH515, which in a pin 40 DIP package has the same pin out as 8051। इसका जो पिन डायग्राम है वो बिल्कुल भी सेम होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर से, इंक्लूडिंग द एक्सटर्नल मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस। उसमें भी जो है वो 8051 में एक्सटर्नल जो है वो आपकी
मेमोरी यूज़ होती है या एक्सटर्नल एड्रेस या डेटा बस यूज़ की जाती है, तो इसमें भी वही है। और 8051 में आपको पता है कि 40 पिन थी, इसकी भी 40 पिन है। तो इसमें और 8051 में डिफरेंस जो है वो कोई नहीं था, सेम था। सिर्फ एक डिफरेंस था, पोलरिटी ऑफ द रीसेट लाइन वाज अपोजिट टू 8051 में। रीसेट पिन जो थी 8051 की वो एक्टिव हाई थी और जो AVR में है वो एक्टिव लो है। बाकी जो पिन डायग्राम है वो तकरीबन सेम है किससे, 8051 माइक्रो कंट्रोलर से। द AVR 8-bit माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस इन 1996 में डेवलप हुआ। उसके बाद इसका आर्किटेक्चर जो है वो आगे आया। बाय 2003 Atmel had shipped 500 million AVR flash microcontrollers. The Arduino platform for simple electronics projects was released in 2005 and featured 8 MHz AVR microcontrollers। जो हम Arduino में Arduino आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है Arduino में, जो हमारे पास किट अवेलेबल होती है जिसको हम प्रोग्राम करते हैं और अपने हिसाब से जो हमें प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना होता है तो उसको फिर हम पेरिफेरल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो Arduino में जो Arduino प्लेटफॉर्म है उसमें जो आपका माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है वो 8 MHz AVR माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है। 8 MHz जो है वो 8-bit माइक्रो कंट्रोलर है, AVR माइक्रो कंट्रोलर है एंड हैज़ मेड बाय Atmel वेंडर। डिवाइस ओवरव्यू ऑब्वियसली जो हमने स्टडी किया उसी का ही ये इसको शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टकट में जो है वो दिया गया है यहाँ पे। द AVR इज़ अ मॉडिफाइड हार्वर्ड आर्किटेक्चर मशीन। इसका आर्किटेक्चर हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। वे प्रोग्राम एंड डेटा आर स्टोर्ड इन separate physical memory systems that appear in different address spaces but having the ability to read the data items from program memory using special instructions। इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी स्पेशल इंस्ट्रक्शन, या हम कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन की अवेलेबिलिटी है वो इसमें कम होती है क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपका जो है वो रिस्क जो है वो आर्किटेक्चर यूज़ होता है, इंस्ट्रक्शन सेट यूज़ होता है, तो इसमें आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो कम होती हैं। AVR माइक्रो कंट्रोलर्स आर अवेलेबल इन 3 कैटेगरीज। मैं उसको कैटेगराइज कर दिया है माइक्रो कंट्रोलर को। उसकी 3 कैटेगरीज कुछ हैं, ये है कि फर्स्ट वन इज़ टाइनी AVR, then second one is mega AVR and then third is X mega। Tiny mega AVR, it contains less memory, small size, suitable only for simpler applications। obviously जो हम लैब में यूज़ करते हैं या जिसकी जो है वो मेमोरी कम होगी, ऑब्वियसली आप उसमें ज़्यादा बड़ा कोई काम भी नहीं ले सकते, छोटा काम आप ले सकते हैं। उसकी साइज़ भी ऑब्वियसली कम होगी, मेमोरी कम है तो उसको जो है वो हम सिंपलर जो एप्लीकेशंस हैं, जो हमारी घरों में एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं, जो हम लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो उसमें जो है वो आपका AVR की जो कैटेगरी यूज़ होती है वो टाइनी AVR होती है। देन मेगा AVR, दीज आर द मोस्ट पॉपुलर वंस हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मेमोरी अप टू 256 किलोबाइट्स। 8051 में हम जो है वो 64 तक हम कर सक रहे थे जो है वो एक्सटर्नल, फिर हमारे पास इंटरनल रोम जो है वो 4 KB थी, लेकिन यहाँ पे जो है मेमोरी साइज़ का जो है वो साइज़ जो है वो 256 KB तक है। हाई नंबर ऑफ़ इनबिल्ट पेराफेरल्स, ऑब्वियसली हमारे पास जो IO पेराफेरल्स हैं उसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ऑटोमेटिकली आपके पास साइज़ भी बड़ा होगा और पिन जो लेआउट है वो भी ज़्यादा होगा। एंड इट इज़ सुइटेबल फॉर मॉडरेट टू कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस, ऑब्वियसली जिसमें हमारे पास मेमोरी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली टास्क भी आपका जो है वो सिंपल टास्क नहीं होगा, फिर उसमें टास्क भी आपके कॉम्प्लेक्स टास्क या एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होगा। Then third category is X mega AVR used commercially for complex application which require large program memory and high speed। में जो है वो प्रोग्राम मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए होगी, रैम भी ज़्यादा चाहिए होगी ताकि स्पीड जो है वो इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूट, ऑब्वियसली हमारे पास मेमोरी ज़्यादा होगी तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होगी, इंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी तो अगर मेमोरी कम होगी, इंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी तो हमारे पास स्पीड कम होगी या सिस्टम आपका हैंग हो जाएगा, तो इसके लिए आपको मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए होगी, फिर वो रोम हो या फिर रैम हो जिसके जो है वो एग्जीक्यूशन स्पीड आपकी इंक्रीज़ कर दी। तो फॉलोइंग टेबल कंप्रेस अबव मेंशन AVR सीरीज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो यही है आपकी कि टाइनी में AVR माइक्रो कंट्रोलर में जो पिन्स यूज़ होती हैं वो 6 to 32 पिन्स आर यूजिंग। टाइनी AVR यूज 6 to 32 पिन्स एंड फ्लैश मेमोरी जो है वो उसका साइज़ होगा 0.5 to 8 KB। अब यहाँ पे हम फ्लैश मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, 8051 माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, AVR है, तो इसमें जो हम एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ करेंगे वो सब फ्लैश मेमोरी यूज़ करेंगे। फिर उसका जो स्पेशल फीचर है ये है कि
साइज़ जो है वो ऑब्वियसली पिन कम है तो इसका जो साइज़ भी होगा वो कंपैरेटिवली स्मॉल होगा। मेगा में जो है वो पिन्स जो है वो 28 से 100 पिन्स होती हैं। ऑब्वियसली आपके जो पेरिफेरल से ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली पिन्स भी ज़्यादा होंगी, और मेमोरी आप ज़्यादा उसमें एक्सटेंड करोगे तो ऑब्वियसली आपकी पिन्स ज़्यादा चाहिए होंगी। फ्लैश मेमोरी जो है यहाँ पे 4 KB से 256 KB तक आपको यूज़ होती है मेगा AVR में। और स्पेशल फीचर इसका यही है कि पेरिफेरल्स इसमें ज़्यादा होते हैं। जैसे आप एक्स मेगा में जाएंगे तो एक्स मेगा में पिन्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी और मेमोरी भी जो है वो आपकी ज़्यादा होगी, और फंक्शंस भी जो हैं वो आपके एडवांस फंक्शन होंगे एक्स मेगा AVR में। ये कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि किसके हैं, AVR के इम्पॉर्टेंट फीचर्स। AVRs ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ फीचर्स। It contains multi-function bi-directional general purpose I/O ports with configurable built-in pull-up resistor। अब वहाँ पे जो हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर कर रहे थे वहाँ पे हम कह रहे थे कि हमारे पास जो 2 पोर्ट्स थी, 3 पोर्ट्स, ठीक है, वो आपकी जो है वो डुअल फंक्शनल थी, लेकिन जो एक थी उसका सिर्फ एक सिंगल ही फंक्शन था। लेकिन इसमें जो आपको IO पोर्ट्स मिली हुई है AVRs में वो सारी की सारी बाई डायरेक्शनल है, मीन्स के उसके 2 फंक्शंस हैं विद कन्फिगरेबल, ठीक है ना। इसको तो हम कन्फिगरेबल से मीन्स के हम प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको चेंज कर सकते हैं 1 से 2 काम के लिए। तो अगर 2 हैं, जैसे IO पोर्ट्स और एक्सटर्नल मेमोरी हम कनेक्ट कर रहे थे, तो एट अ टाइम आप उसको अगर IO यूज़ कर रहे हैं तो आप मेमोरी एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर मेमोरी आप यूज़ कर रहे हो वही पोर्ट, तो एज एन IO हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमने कहा था कि जैसे आपके इनपुट या आउटपुट पे आपका 0 आ जाता है, अब 0 आ जाता है तो उसको आप 1 कैसे करोगे, उसमें आपको अलग से एक पुल अप जो है वो रेजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे जो कि 0 को 1 कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे ये फ़ायदा है कि आपके पास इंटरनली जो है वो बिल्ट इन पुल अप रेजिस्टर्स मौजूद होते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आपके जो अगर आपको जो है वो 1 चाहिए होगा आउटपुट, तो पुल अप रेजिस्टर्स क्या कर देंगे, 0 से 1 कर देंगे उसको। मल्टीपल इंटरनल ऑसिलेटर्स, 8051 में सिर्फ एक सिंगल ऑसिलेटर था, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो AVR में जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो ऑसिलेटर्स यूज़ होते हैं। मेनली हम 2 ऑसिलेटर्स पढ़ते हैं कि 2 ऑसिलेटर जो है वो आपके AVR माइक्रो कंट्रोलर में होते हैं। इंटरनल सेल्फ प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शन फ्लैश मेमोरी, वही कि फ्लैश मेमोरी हम इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि जिसका साइज़ है, वहाँ पे हम 8051 में जो एक्सटेंडेबल मेमोरी थी वो 64 KB तक थी, और इसमें जो हम एक्सटेंड कर सकते हैं वो 256 KB तक जो है वो हो सकती है मेमोरी फॉर मेगा AVR एंड फॉर एक्स मेगा AVR 384 KB। इन सिस्टम प्रोग्रामेबल यूजिंग सीरियल पैरेलल वोल्टेज प्रायोरिटी इंटरफेसेस और JTAG। आपको सीरियल या पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए जो है वो उसका प्लेटफॉर्म JTAG मैंने आपको पहले कहा था कि JTAG जो है वो आपका एक इंटरफेस है जिससे आप अपने माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट कर सकते हो टू योर कंप्यूटर या टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है। और JTAG वायर जो है वो आपकी मेनली यूज़ होती है फॉर डीबगिंग। जब आप बनाते हो PCB डिज़ाइन करते हो, तो PCB डिज़ाइन तो आपने कर लिया, उसको फिर आप चेक कैसे करोगे, उसकी डीबगिंग किस तरीके से करोगे, आया आपके जो सर्किट है उसमें कोई एरर तो नहीं है, तो उसको जो है वो थ्रू आप अपने PCB को किस तरीके से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करोगे, तो जो प्लेटफॉर्म होगा वो आपका JTAG प्लेटफॉर्म होगा। ऑप्शनल बूट कोड सेक्शन विद इंडिपेंडेंट लॉक पिट्स फॉर प्रोटेक्शन, आपके पास अलग से इसमें जो है वो प्रोटेक्शन अवेलेबल है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है सीरियल या पैरेलल कम्युनिकेशन वो सिक्योर इस हिसाब से है कि आपके पास जो है वो डेटा जब आपका सेंड या रिसीव हो रहा है, तो आपका सेंड भी हो रहा है तो उसमें भी स्टार्ट बिट होगी और एंड बिट भी होगी जो कि आपके डेटा को सिक्योर करेगी। देन ऑन चिप डिबगिंग OCD सपोर्ट थ्रू JTAG और डीबग वायर, इसमें जो है वो आपके पास JTAG वायर है जो कि आपके पास चिप में ऑलरेडी मौजूद है, जिससे आपकी जो है वो डिबगिंग जो है वो कर सकते हो, अपने माइक्रो कंट्रोलर को चेक कर सकते हो कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। डीबग वायर यूजेस द रीसेट पिन एज अ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल टू एक्सेस ऑन चिप डिबग सर्किटरी। आपके पास जो रीसेट यहाँ पे पिन है वो भी बाई डायरेक्शनल पिन है। रीसेट से क्या मुराद है कि अगर जब आप इसको प्रेस करोगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो वापस इनिशियल अपनी कंडीशन में पहुँचाएगा, जिसमें आपका जो प्रोग्राम काउंटर है वो 0 से स्टार्ट होगा और जो एक्यूमुलेटर है वो 0 से स्टार्ट होगा।
और स्टैक भी जो है वो इनिशियल सारे रजिस्टर अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंचाएंगे। और दूसरा काम इससे ये है कि आप जो दूसरी जो है वो काम से ये ले रहे हो कि उसमें आप जो है वो JTAG या OCD ऑन चिप डिबगिंग का जो है वो भी हम इसी से ही सर्किट को कनेक्ट करते हैं। इंटरनल डेटा EEPROM अप टू 4 KB इसमें जो इंटरनल मेमोरी है वो वही 8051 में भी आपकी 4 KB इंटरनल मेमोरी थी, इसमें भी जो है वो प्रोग्राम मेमोरी जो है वो इंटरनल जो है वो 4 KB तक है। और EEPROM मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रोम, इलेक्ट्रिकली आप इससे जो है वो प्रोग्राम को इरेज कर सकते हो। मीन्स कि हम थ्रू प्रोग्रामिंग हम इसमें जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, इसमें प्रोग्राम सेव भी कर सकते हैं, ये यूज़र पे डिपेंड करता है। इंटरनल जो रैम है उसकी जो साइज़ है वो है 8051 में आपके पास थी 128 ऑफ बाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरनल रैम है AVR की वो 16 KB तक जो है वो है फॉर मेगा AVR, एंड फॉर X मेगा AVR इट इज़ यूज्ड एज 32 KB, ठीक है। एक्सटर्नल 64 KB एक्सटर्नल मेमोरी भी वही सेम है जितनी आप उसमें यूज़ कर रहे थे 8051 में। यहाँ पे आपकी 64 KB तक आप जो है वो यूज़ कर सकते हो इंक्लूडिंग द इसमें। AVR में मेनली जो है वो आपकी इंटरनल रैम जो है वो यूज़ होती है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इंटरनल रैम इतनी ज़्यादा है कि आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ AVR के माइक्रो कंट्रोलर्स जो है वो एक्सटेंडेबल मेमोरी भी आपको जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल जो AVR होता है उसमें इंटरनल मेमोरी जो है वो आपकी होती है 4 KB तक इंटरनल मेमोरी होती है, प्लस आपके पास 256 जो है वो अवेलेबल है फ्लैश मेमोरी। तो इसलिए हम यहाँ पे एक्सटेंडेबल मेमोरी यूज़ नहीं कर सकते, करते ज़्यादातर आपके दो जो माइक्रो कंट्रोलर हैं मेगा 8515 एंड मेगा 162, इसमें जो है वो आपकी एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ होती है। पर दूसरे फीचर्स कुछ और है फीचर्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनालॉग कंपैरेटर मीन्स कि दो वोल्टेज को या दो इनपुट्स को आपस में कंपेयर करके आपको एक आउटपुट देगा, ठीक है। और ज़्यादातर आपके जो है वो लॉजिकल जो आपकी ऑपरेशंस होती हैं उसमें आपका कंपैरेटर यूज़ होता है। इसमें इनपुट आपका एनालॉग है और आउटपुट आपका डिजिटल होगा। फिर आपके पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है इसमें, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, उसका जो बिट साइज़ है वो 12 बिट साइज़ है। फिर आपके पास ये डिफरेंट कम्युनिकेशन अपने JTAG से तो हम डिबग करते हैं, उसके अलावा जो है वो आपका जो कम्युनिकेशन जो होती है वो I2C कंपेटेबल टू वायर इंटरफेस TWI, इसमें जो है वो आपकी क्या होती है कि सिक्योर्ड जो है वो क्या कह सकते हैं ब्रिज है, जिसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट दोनों ही होती हैं। तो आपका जो डेटा होता है वो जो आप ट्रांसफ़र करते हैं वो सिक्योर होता है। उसके बाद सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए जो पैराफेरल्स यूज़ होते हैं UART USART, ये भी आप लोगों को पता होगा। फिर सीरियल पैराफेरल इंटरफेस बस SPI एंड USI यूनिवर्सल सीरियल इंटरफेस भी मौजूद है। इन सबको हम डिस्कस करके आए हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। फिर है ब्राउन आउट डिटेक्शन, इसमें इंटरनल डिटेक्शन होती है, जिसमें जो है वो ब्राउन आउट डिटेक्शन क्या होता है कि आपका जो इनपुट वोल्टेज होती है उसकी लेवल जो है वो आपकी मॉनिटर करता रहता है। अब हमने पहले भी वॉचडॉग टाइमर में हमने यही किया था कि वॉचडॉग टाइमर में भी आपकी वोल्टेज मॉनिटर कर रहा होता है आपका सिस्टम, कि वोल्टेज आपकी कम तो नहीं हो गई, ज़्यादा तो नहीं हो गई, दोनों ही सूरत में आपका प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, इंटरप्ट आएगा और आपका प्रोग्राम स्टॉप होके फिर वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाएगा। जिस तरीके से रीसेट सर्किटरी होती है उसी तरीके से वॉचडॉग टाइमर क्या करता है कि आपका जो स्टेटस है करंट स्टेटस उसको मॉनिटर करता रहता है। उस स्टेटस में कोई भी डिस्टर्बेंस होगी, फिर आप अगर सीरियल कम्युनिकेशन कर रहे हो उसमें इंटरनेट नहीं है आपके पास या किसी वजह से जो है वो वायर ब्रेकअप हो गई है, ओपन सरफेस हो गया है, तो उस वक्त भी क्या होगा आपका स्टेटस मॉनिटर करेगी और वॉचडॉग टाइमर क्या कर देंगे, फिर उस सर्किट को रीसेट कर देंगे। तो ब्राउन आउट डिटेक्शन क्या होता है कि इंटरनल, अब ये जो सर्किट होते हैं 8051 में मैंने आपको कहा था कि ये हमें सर्किट एक्सटर्नल लगाने पड़ते हैं, लेकिन AVR में जो है वो इंटरनली जो है ये कैपेबिलिटी होती है कि वॉचडॉग टाइमर भी होते हैं और अलग से एक सर्किट होता है जो कि आपको डिटेक्ट कर रहा होता है वोल्टेज लेवल आपकी जो है वो कम हो गई तो एकदम से फिर से वॉचडॉग टाइमर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, फिर रीसेट हो जाएगा, आपका जो भी प्रोग्राम है वो अपनी इनिशियल कंडीशन पे पहुंच जाएगा।
मल्टीपल पावर सेविंग स्लीपिंग मोड, हमने जो 8051 में किया था उसमें दो आपके मोड्स यूज़ हो रहे थे स्लीपिंग मोड, एक इडल मोड था और दूसरा जो था वो पावर डाउन मोड था। लेकिन इसमें जो है वो आपके 6 जो है वो पावर डाउन या इडल मोड्स या स्लीपिंग मोड्स होते हैं जो कि AVR में यूज़ किए जाते हैं। लाइटिंग एंड मोटर कंट्रोल जो है वो कंट्रोलर मॉडल्स भी इसमें होते हैं, जैसे आपके 8051 में थे आपके, जब हम मेडिसम करते हैं तो उसमें जो है वो आपके डिफरेंट LEDs भी यूज़ होती हैं, आपकी LCD भी यूज़ होती हैं उसमें आपकी, और उसमें जो है वो एट अ टाइम आपके जो है वो 7 सेगमेंट भी यूज़ हो रहे हैं। तो उसमें पेरिफेरल आप कनेक्ट कर सकते हो, मोटर को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, DC मोटर को थ्रू जो है वो आप AVR में, तो ये भी आपके पास फीचर एक मौजूद है। दूसरा जो है वो कैन कंट्रोल सपोर्ट। कैन कंट्रोल जो है कंट्रोलर क्या होता है जिसमें आप डिफरेंट डिवाइसेस से अपने माइक्रो कंट्रोलर को कम्युनिकेट करवा रहे होते हो विदाउट एनी होस्ट कंप्यूटर, मीन्स कि आपस में ही जो है वो माइक्रो कंट्रोलर और एक जो पेरिफेरल्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। उसमें कोई एक होस्ट यहाँ जो है वो एक कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती जो कि मैनेज करवा रहा हो पेरिफेरल को कनेक्ट करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर से, ठीक है। ये आपस में ही इनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। और फिर USB कंट्रोलर से मुराद ये कि जब आप उसमें फ्लैश मेमोरी यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपकी USB जो है कंट्रोलर भी उसी में ही आपका आ गया। दैन एथरनेट कंट्रोलर, आप इंटरनेट भी इसमें जो है वो आप इसकी जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। LCD कंट्रोलर सपोर्ट, आपके पास LCD भी पैराफेरल मौजूद है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर इसमें जो वोल्टेज है वो आपकी लोअर वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो इसमें कम है, 1.8 से लेके 0.7 वोल्ट तक जो है वो इसमें यूज़ की जाती है। पिको पावर डिवाइसेस मीन्स से जो पावर है वो बहुत हाई है, जिसमें आपको वहाँ पे आप माइक्रो पावर यूज़ कर रहे थे 8051 में, और यहाँ पे आपका जो पावर होता है वो पिको की रेंज में होता है। देन कंपैरिजन बिटवीन 3 फैमिलीज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, तो हमने जो एक माइक्रो कंट्रोलर 8051 किया है, उसके अलावा AVR हम कर रहे हैं। पिक माइक्रो कंट्रोलर हैं और दूसरे वेंडर जो है वो आपका ARM माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। फर्स्ट फीचर जो है उनका है ब्लू बस विड्थ, तो 8051 की जो आपका जो है कोड साइज़ है वो 8 बिट वाइट होता है, पिक में 8, 16 और 32 तक भी होता है, और AVR में 8 एंड 32 तक आपका यूज़ होता है। दैन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जो हैं वो आपको I2C, SPI, USRT, यूनिवर्सल सीनियर आपकी सिंक्रोनस एसिंक्रोनस मोड है आपका। पिक में जो है वो आपके कैन और इथरनेट जो है वो एडवांस फीचर्स है उसमें। फिर इसमें भी जो है वो USB AVR में USB इथरनेट और कैन सपोर्ट भी इसमें मौजूद है। फिर स्पीड जो है वो 12 क्लॉक पल्सेस होती है आपकी 8051 में, इसमें आपकी जो साइकिल की स्पीड होती है वो 12 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी होती है, और पिक में जो है वो आपकी 4 क्लॉक पल्सेस होती हैं, और AVR में जो 1 क्लॉक पल्स होती है। अभी आगे हम जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। जो बेसिक डिफरेंस है ना स्पीड का 8051 से, जब हम कंपेयर कर रहे हैं AVR हो या पिक हो, तो आपकी जो 8051 है उसकी जो साइकिल जो होती है पूरी, जिसमें इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट करती है, तो जो है ना वो ये जो है वो कम्बिनेशन होती है 12 क्लॉक पल्सेस की। लेकिन AVR में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है वो एक ही क्लॉक पल्स पे जो है वो एग्जीक्यूट होती है, तो इसकी स्पीड जो है वो कंपैरेटिवली 8051 से बहुत ज़्यादा हाई है। और पिक में जो है वो 4 क्लॉक पल्सेस पर इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ होती है। दैन मेमोरी जो है 8051 में रोम, स्टैटिक रैम एंड फ्लैश किन में होती है, किन में जो आपके एडवांस होते हैं उसमें होती है। AVR और पिक में जो है वो उसमें आपकी फ्लैश मेमोरी यूज़ होती है। दैन मेमोरी आर्किटेक्चर जो यूज़ होता है 8051 में वो न्यूमन होता है, और इसमें जो पिक में है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है, और AVR में मॉडिफाइड हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता है। तो और जो इंस्ट्रक्शन सेट है 8051 का वो CISC है, पिक और AVR में RISC होता है। तो दो बेसिकली ये मेजर डिफरेंस हैं, उसी की वजह से आपकी स्पीड और में भी आपकी जो है वो कम स्पीड यूज़ होती है। एक है आपका जो है वो आर्किटेक्चर, आपके जो 8051 है उसमें वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर यूज़ होता है 8051 में।
ठीक है। और आपके जो पिक माइक्रो कंट्रोलर या AVR होता है उसमें हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है, जिसमें 2 सेपरेट अलग मेमोरीज यूज़ होती हैं। तो मेमोरी अलग यूज़ होगी तो उसमें टाइम भी आपको कम लगेगा, और एक मेमोरी होगी तो उसमें आपका टाइम जो है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने में वो भी ज़्यादा लगेगा। फिर जो पावर आपका यूज़ हो रहा है दोनों में, AVR और पिक में लो पावर कंजम्पशन हो रही है एज़ कम्पेयर टू 8051 माइक्रो कंट्रोलर। फिर जो है वो आपके जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं या आपके पास ऑप्शंस हैं वो 8051 में कम है एज़ कम्पेयर टू 8051 या AVR यहाँ पे पिक माइक्रो कंट्रोलर में एडवांस ऑप्शन है। फिर आपकी जो है वो नेक्स्ट जो है वो स्पीड में यहाँ पे आपके पास जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है पर इंस्ट्रक्शन 12 क्लॉक पल्सेस जो है वो लगती है इन 8051, और पिक में 4 क्लॉक पल्सेस, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड हाई है। फिर AVR की और भी ज़्यादा हाई है क्योंकि इसमें जो है वो 1 क्लॉक पल्स में ही आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। मेमोरी के हिसाब से भी जो है वो आपका पिक या AVR जो है वो ज़्यादा बेटर है किससे 8051 से। तो ये कुछ जो है वो आपके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। उसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर की जो चिप्स हैं जो 8051 आपके 889C51 में आपने काम किया है। फिर ये पिक माइक्रो कंट्रोलर के कुछ जो है वो ICs के नाम हैं, और यहाँ पे आपकी जो है वो यूज़ की गई हैं AVR की ATmega 8 जो कि आपकी आर्डिनो में यूज़ होती है। उसके अलावा 16 और 32 जो है वो आपके ATmega 8, ATmega 16, ATmega 32 कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। ARM को हम इसलिए हम नहीं कर रहे, ARM जो है वो क्योंकि हम आगे इसमें कोर्स में नहीं करेंगे, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। आप अगर इसको और ज़्यादा स्टडी करना चाहो तो ARM भी यूज़ होता है, लेकिन जो वाइडली हम यूज़ करते हैं वो इन जो अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया जाए और मुझे बोला जाए कि आपके पास कितने माइक्रो कंट्रोलर, तो तकरीबन आपके पास ये 3 माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं जिससे आप जो है वो क्या करते हो, चूज़ करते हो वो माइक्रो कंट्रोलर जो कि आपके लिए ईजी हो। तो अब यहाँ पे आप देखो कि AVR और पिक जो है वो एडवांस है। पिक तो बहुत ही एडवांस है, इसको आगे हम करेंगे। स्पीड के हिसाब से जो है वो AVR बेटर है एज़ कम्पेयर टू पिक। तो ज़्यादातर हम पिक पे हम ऑब्वियसली जो हमारे लैब में काम होता है, प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, तो वो ज़्यादातर जो है वो AVR पे होता है, आर्डिनो बेस्ड होता है। पिक पे हम इतना काम नहीं करते। अगर आप फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट करना चाहो पिक पे, तो पिक जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बनिस्बत AVR या फिर 8051 माइक्रो कंट्रोलर से। फिर ये जो है वो सारी सीखी थ्योरी है जो वहाँ पे ऊपर टेबल दिया हुआ था, इसको आप थोड़ा सा स्टडी कर लेना। तो यहाँ पे हमारा जो है वो वीक 1 जो है वो ख़त्म होता है, उसके बाद वीक 2 स्टार्ट होता है। वीक 2 जो है उसमें जो है वो आगे हम वीक 1 में हमारे पास बेसिक क्या होता है, इंट्रोडक्शन अबाउट AVR, उसका आर्किटेक्चर है, और नेक्स्ट हम जो है वो पिन लेआउट, उसका ब्लॉक डायग्राम और किस तरीके से जो है वो ऑपरेशन होती है, जिसको हम कह सकते हैं आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ATmega 32। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो माइक्रो कंट्रोलर AVR में यूज़ होते हैं वो 3 होते हैं आपके। ATmega 8 जो कि आर्डिनो में यूज़ होता है, और उसके अलावा ATmega 16, ATmega 32 ये वाइडली यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, ये वाइडली यूज़ होते हैं। जो हम स्टडी करेंगे माइक्रो कंट्रोलर 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर है, और इसका नाम है ATmega 32। ATmel इज़ योर वेंडर, और AT भी जो है वो आपका ATmel, और इसका जो नाम है ATmega 32 के नाम से है। ATmega 32 जो है वो 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर है, और विथ 32K बाइट्स इन सिस्टम प्रोग्रामेबल फ्लैश मेमोरी। इसमें जो फ्लैश मेमोरी यूज़ होती है वो आपकी यूज़ होती है 32 किलोबाइट। इसमें जो फीचर्स हैं, हाई परफॉर्मेंस, लो पावर, ATmel AVR 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर। हाई परफॉर्मेंस मीन्स कि इसकी जो स्पीड है इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन की वो हाई है एज़ कम्पेयर टू 8051 या पिक माइक्रो कंट्रोलर। जो कंजप्शन है पावर की, लोअर पावर कंजप्शन है एज़ कम्पेयर टू अदर माइक्रो कंट्रोलर्स। ATmel वेंडर है, AVR 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर है। इसके जो इंस्ट्रक्शन सेट है इट इज़ बेस्ड ऑन RISC आर्किटेक्चर, और जो टोटल इंस्ट्रक्शन है वो 131 है। 111 इंस्ट्रक्शंस यूज़ हो रही थी आपकी 8051 में, और यहाँ पे जो टोटल इंस्ट्रक्शंस हैं वो
8051 से ज़्यादा है, 131 इंस्ट्रक्शंस हैं। मोस्ट सिंगल क्लॉक साइकिल एग्जीक्यूशन, वहाँ पे आपके 8051 में जो है वो 49 इंस्ट्रक्शंस थी जो सिंगल साइकिल बेस्ड थी, आपकी 45 इंस्ट्रक्शन 2 साइकिल बेस्ड थी, बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो आपकी 3 बाइट्स इंस्ट्रक्शन थी। लेकिन यहाँ पे जो आपकी 131 इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मोस्टली जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी जो एग्जीक्यूशन है साइकिल वो सिंगल क्लॉक साइकिल है, और वहाँ पे आपकी 12 क्लॉक पल्सेस थी जनरेट हो रही थी, जिसमें आपके 2 एलई सिग्नल यूज़ हो रहे थे, उसमें आपकी एग्जीक्यूशन हो रही थी। लेकिन यहाँ पे आपकी एक सिंगल क्लॉक जो है वो उसमें ही आपका पूरी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है। तो दैट मीन्स इसकी जो स्पीड है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू 8051 माइक्रो कंट्रोलर। फिर नेक्स्ट पिक्चर है 32 8-बिट जनरल पर्पस वर्किंग रजिस्टर्स हैं। अब 8051 में सिर्फ 8 जो है वो 8-बिट रजिस्टर्स थे, जिसमें हम बैंक्स यूज़ कर रहे थे कि आपके पास 4 टोटल बैंक्स हैं और हर बैंक में जो है वो 8 8-बिट रजिस्टर्स हैं। और अगर आप एक बैंक कोई भी चूज़ कर रहे हो, जैसे 00 चूज़ कर रहे हो, तो बाकी सारे बैंक्स जो है वो आपके डीएक्टिवेट होंगे। अगर आप 10 यूज़ कर रहे हो तो 00, 01 और 11 जो बैंक्स होंगे वो आपके डीएक्टिवेट होंगे। और हर बैंक में जो है वो आपके 8 रजिस्टर्स होते हैं जो 8-बिट बाइट होते हैं। यहाँ पे आपको जो रजिस्टर वर्किंग रजिस्टर्स हैं वो आपके पास 32 रजिस्टर्स हैं, मीन्स कि R0 to R31 रजिस्टर्स हैं जो कि 8-बिट बाइट्स हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं रजिस्टर्स के, इंटरनल मेमोरी आपकी ज़्यादा है। फुली स्टैटिक ऑपरेशन अप टू 16 मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, थ्रूपुट जो है वो 16 मेगाहर्ट्ज़ है। वहाँ पे आपके पास 12 मेगाहर्ट्ज़ थी, यहाँ पे आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 16 मेगाहर्ट्ज़ पे आपकी 16 जो है वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी एट अ टाइम। ऑन चिप 2 साइकिल मल्टीप्लायर है यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं। आगे हम देखेंगे जेटैग मैंने आपको पहले कहा कि जेटैग का जो है वो स्पेशल फंक्शन है जो कि आपको डीबगिंग के लिए यूज़ किया जाता है। डीबगिंग किसकी, आपके माइक्रो कंट्रोलर की, और उसको फिर एक्सटर्नली कनेक्ट करता है टू योर कंप्यूटर या पेरिफेरल्स के साथ, जिसमें आपकी एक्सटेंसिव ऑन चिप डीबग जो है वो सपोर्ट भी है इसमें, और उसमें आप फ्लैश मेमोरी या ईप्रोम या फ्यूजेस जो है वो इस जेटैग इंटरफेस के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। फिर पैराफेरल्स में कौन कौन से पैराफेरल्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपके पास जो 8051 में आपके पास टाइमर या काउंटर थे, 2 आपके पास टाइमर थे T0 एंड T1। लेकिन यहाँ पे आपके जो टाइमर हैं वो 3 टाइमर हैं। 2 जो टाइमर हैं वो आपके 8-बिट टाइमर हैं 2, और एक जो है वो 16-बिट जो है वो टाइमर काउंटर है यहाँ पे। तो आपके पास आप इसको 16-बिट को 2-बिट 8-बिट टाइमर में भी चेंज कर सकते हो। तो वहाँ पे आपके पास 2 टाइमर थे, यहाँ पे आपके 4 तक टाइमर जो है वो यूज़ किए जाते हैं AVR माइक्रो कंट्रोलर में आपके पास यहाँ पे जो है वो रियल टाइम काउंटर विद सेपरेट ऑसिलेटर के पास, मैंने कहा था कि वहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ऑसिलेटर होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 ऑसिलेटर होते हैं। एक ऑसिलेटर जनरेट फ्रीक्वेंसी, दूसरा जो है वो टाइमर के लिए या काउंटर के लिए भी एक सेपरेट ऑसिलेटर यूज़ होता है। फिर आपके पास 4 डिफरेंट पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन चैनल्स हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं आपके DC मोटर को। फिर ADC कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी हैं यहाँ पे आपको मौजूद हैं, जिसके टोटल 8 चैनल हैं, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी है। फिर आपके प्रोग्रामेबल सीरियल कम्युनिकेशन जो आपकी यूज़ होती है USRT, वो भी है आपके पास। इंटरफेसेस मौजूद हैं। ऑन चिप एनालॉग कंपैरेटर जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये फीचर्स होते हैं आपके AVR माइक्रो कंट्रोलर में। Special microcontroller features power on reset and programmable burnout detection। जो स्पेशल फीचर हैं इट इंक्लूड्स पावर ऑन रीसेट। 8051 में भी आपका ये फंक्शन होता है कि जब भी आप पावर ऑन करोगे तो आपका जो है वो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो अपनी इनिशियल स्टेट पे पहुंचाएगा। सारे के सारे जो भी रजिस्टर्स होंगे, फिर वर्किंग रजिस्टर्स हों या स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हों, सब अपनी इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। प्रोग्राम काउंटर जो है वो 00 पे हो जाता है। दैट मीन्स कि कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई, आपका प्रोग्राम काउंटर जो है वो इनिशियल स्टेट पे 00 पे। और प्रोग्रामेबल ब्राउन आउट डिटेक्शन, जो मैंने आपको कहा कि ये डिटेक्ट करता रहता है वैल्यू वोल्टेज की। इंटरनल कैलिब्रेटेड RC ऑसिलेटर भी यूज़ होता है इसमें।
फिर आपके इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरप्ट सोर्सेज भी हैं। फिर हमने स्लीपिंग मोड्स कहा था कि 8051 में सिर्फ 2 होते हैं, एक इडल होता है, दूसरा पावर डाउन होता है, लेकिन इसमें टोटल आपके 6 जो है वो स्लीपिंग मोड्स हैं। इट इंक्लूड्स इडल मोड, एडीसी नॉइस रिडक्शन, पावर सेव, पावर डाउन, स्टैंड बाय एंड एक्सटेंडेड स्टैंड बाय मोड। IO पैकेजेस जो हैं इसमें मैंने पहले भी कहा था कि टोटल जो है वो आपके 32 रजिस्टर्स यूज़ होते हैं फ्रॉम R0 टू R31 फॉर डिफरेंट प्रोग्रामेबल IO लाइन्स। 32 सॉरी यहाँ पे रजिस्टर्स के बाद नहीं है, 32 प्रोग्रामेबल IO लाइन्स मीन्स के 4 जो हैं वो आपके 8 बिट रजिस्टर्स हैं जो कि आपके पास IO पैराफेरल्स के लिए यूज़ होती हैं। तो वहाँ पे हमारे पास P0 टू P3 हमारे पास 4 रजिस्टर थे, यहाँ पे हमारे पास भी 4 रजिस्टर्स है जो कि 8 बिट वाइड है। फिर आपकी जो पिन डायग्राम है वो 40 टोटल पिन्स हैं इसकी AVR की 8051 की तरह ही। ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो ये जो है वो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वोल्टेज की वो 4.5 से लेके 5.5 वोल्ट तक है। फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो है वो इसकी 16 मेगाहर्ट्ज़ है और 8051 की जो थी वो 12 मेगाहर्ट्ज़ थी। फिर पावर कंजप्शन इसकी कम है, एक्टिव मोड होगा तो 1.1 मिली एम्पियर जो है वो उसकी करंट रेटिंग है। अगर इडल मोड है या पावर डाउन मोड है तो 1.1 मिली एम्पियर से कम है। इडल मोड में सिर्फ आपका पावर सेविंग की वजह से आपका जो टोटल करंट है वो कम होके 0.35 मिली एम्पियर पे काम कर रहा है और पावर डाउन में और ज़्यादा इसकी जो है पावर डाउन हो रहा है जिसमें लेस देन 1 माइक्रो एम्पियर जो है वो आपकी करंट रेटिंग है। Then overview. The Atmel AVR 8MEGA32 is a low power CMOS 8-bit microcontroller based on the AVR enhanced RISC architecture. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। By executing powerful instruction in a single clock cycle, the ATmega32 achieves through ports approaching 1 mega instruction per second per megahertz, allowing the system designer to optimize power consumption versus processing speed. ऑब्वियसली इसकी जो स्पीड है एक क्लॉक साइकिल पे जो है वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, तो यहाँ पे हम मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड मीन्स के मेगा हर्ट्ज़ है, तो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी मेगा मिले हैं। और इसकी जो पावर कंजप्शन है वो भी लो पावर पे जो है वो आपका सिस्टम एक्टिवेट होगा वर्सेस उसकी जो पावर या प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी कंपैरेटिवली दूसरे माइक्रो कंट्रोलर से ज़्यादा है। ये आपके पास ब्लॉक डायग्राम है AVR का। And the Atmel AVR core combines a rich instruction set with 32 general purpose working registers. All the 32 registers are directly connected to the ALU, allowing 2 independent registers to be accessed in one single instruction executed in one clock cycle. अब वहाँ पे जो बैंक्स थे उनको हम सेलेक्ट कर रहे थे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर में, उसके बाद जो है वो फिर उसकी ALU के साथ कनेक्टिविटी हो रही थी। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास 32 रजिस्टर्स हैं जनरल पर्पस 8 बिट रजिस्टर्स हैं वो डायरेक्टली जो है वो आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसको जो कि आपको ये ALU अलाउ करता है कि 2 रजिस्टर्स को आप एक्सेस कर सकें। 2 रजिस्टर्स मीन्स के एक रजिस्टर आपका होगा डेस्टिनेशन ऑपरेंड, दूसरा आपका होगा सोर्स ऑपरेंड इन वन सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड। एक ही साइकिल में आपकी वही इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होगी एग्जीक्यूट होगी। The resulting architecture is more code efficient while achieving throughputs up to 10 times faster than conventional CISC microcontrollers. इसके जो इसके में जो आपकी एग्जीक्यूशन एक साइकिल में हो रही है वाइड्स नंबर ऑफ वाइड्स कम है, फिर हमारे रजिस्टर ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे CISC से ज़्यादा जो है वो आपकी स्पीड जो है इसकी हाई है क्योंकि यहाँ पे आप RISC यूज़ कर रहे हो किसमें AVR माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में भी वही चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि हम ये पहले ही डिस्कस करके आए हैं कि JTAG हमारे पास यहाँ पे एक मौजूद है ऑप्शन फॉर डिबगिंग और 32 जनरल पर्पस IO लाइन्स हैं और 32 जो है वो हमारे पास जनरल पर्पस वर्किंग रजिस्टर्स मौजूद हैं। इसमें टाइमर्स, काउंटर्स, फ्लैश मेमोरी, स्टैटिक रैम, EEPROM और एक्सटेंडेबल मेमोरी, ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं आपके ATmega32 AVR माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, फिर ये ऑप्शन भी हम कर चुके हैं, इसको आप पढ़ लेना। दैन ये कुछ जो है वो आपके स्लीपिंग मोड्स हैं जो कि हम 6 स्लीपिंग मोड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 स्लीपिंग मोड्स जो है वो डिस्कस किए हैं यहाँ पे। ठीक है, स्लीपिंग मोड मैंने आपको यही बताया था कि क्या होता है
कि आप माइक्रो कंट्रोलर को कुछ देर के लिए आप छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। मीन्स कि आपके जो जैसे आपका मोबाइल होता है ना, तो मोबाइल भी आपने ऑन किया, कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, मोबाइल खुद ब खुद जो है वो आपकी जो एलईडी है वो क्या हो जाती है, आपकी बंद हो जाती है, ब्लैंक हो जाती है। और आप कि जब भी आप उसको इंटरप्ट दोगे, आप टच करोगे या आपने पावर वाला बटन प्रेस करोगे तो फिर एकदम से आपका जो है वो ऑन हो जाएगी स्क्रीन। तो वो भी क्या होता है, बेसिकली आपको थोड़ी देर के लिए, आप कुछ सेकंड्स के लिए आप छोड़ते हो अपने माइक्रो कंट्रोलर को, तो वो किस मोड में चला जाता है, स्लीपिंग मोड्स में चला जाता है। तो उसमें जो स्पेशल फंक्शंस जो हैं वो तो काम कर रहे होते हैं। जैसे अब आपका मोबाइल है, सो उसमें क्लॉक चल रहा होगा, ठीक है, बाकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, पावर डाउन हो जाएंगी। यहाँ पे आपका अगर कोई गेम मोड है तो वो गेम पर्टिकुलर चल रही होगी, सीपीयू भी ऑन होगा, बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, आपकी स्लीपिंग मोड में चली जाएंगी, जो कि उस वक्त यूज़ नहीं हो रही आपके जो आपने कमांड दी है यूज़र ने, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी पावर डाउन या स्लीपिंग मोड में चली जाएंगी। तो माइक्रो कंट्रोलर में भी वही होता है कि आपकी कुछ जो है वो चीज़ें ऑन होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी ऑफ होती हैं। जैसे आपका आप सो रहे होते हैं तो आपका दिमाग, बॉडी आपकी फिजिकली आपकी क्या होती है, स्लीपिंग मोड में होती है, लेकिन आपका दिमाग जो है वो एक्टिवेट हो गया है। अगर दिमाग भी आपका ख़त्म हो गया तो दैट मीन्स कि इंसान आपका ख़त्म ही हो गया। लेकिन ये नहीं है कि कुछ चीज़ें आपकी दिमाग चल रहा होता है, बाकी फिज़िकली आप सो रहे होते हो। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि इसका दिमाग या मेन जो काम है, मेन फंक्शन है, वो आपका माइक्रो कंट्रोलर का चला हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जब वो बिल्कुल जो है वो चलेगा ही नहीं। दैट मीन्स उसको जब आप इंटरप्ट दोगे तो चलेगा ही नहीं। आप मशीन, आपकी जो इंसान की मशीन होती है, उसको भी अगर कोई आके उठाएगा, इंटरप्ट करेगा, तो वो एकदम से सोने के बाद सोना छोड़ के वो एकदम से उठ जाएगा। या मोबाइल को आप टच करोगे तो वो एकदम से फिर एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब भी माइक्रो कंट्रोलर को आप इंटरप्ट करते हो तो वो एकदम से फिर होश में आ जाता है, ठीक है। तो स्लीपिंग मोड्स आपके डिफरेंट स्लीपिंग मोड्स हैं। इडल मोड में क्या होता है, इडल मोड स्टॉप्स द सीपीयू को स्टॉप कर देता है वाइल अलाउइंग द यूएसआर, मीन्स कम्युनिकेशन हो रही है आपकी, इंटरफेस भी है, एडी कन्वर्टर भी काम कर रहा है, आपके टाइमर, काउंटर, रैम, इंटरप्ट सिस्टम कंटिन्यूइंग फंक्शन जो है वो प्रॉपरली कर रहा है। पावर डाउन मोड में क्या है, सेव्स द रजिस्टर कंटेंट्स बट फ्रीजेस द ऑसिलेटर को क्या कर देता है, ये थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट करता है, डिसेबलिंग ऑल अदर चिप फंक्शंस, बाकी उसके और भी जो फंक्शन रजिस्टर कंटेंट्स को ये क्या करता है, फ्रीज मीन्स के जो कंटेंट्स उसके हैं ना, उसी पे ही रहेगा। ऐसा ना हो कि आप इंटरप्ट करेंगे और फिर वापस ज़ीरो पे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। रजिस्टर कंटेंट्स जो उस पर प्रोग्राम जहाँ तक चला हुआ था उसको वहीं पे क्या कर देगा, फ्रीज कर देगा, और जो भी इस पर फंक्शंस थे, ऑल अदर फंक्शंस जो चिप में मौजूद थे, उसको ये क्या कर देगा, स्टॉप करेगा अनटिल द नेक्स्ट एक्सटर्नल इंटरप्ट और हार्डवेयर रीसेट को इस पर प्रेस कर दे। फिर पावर सेव मोड है। पावर सेव मोड में क्या होता है, सिंक्रोनस टाइमर काउंटर टू रन अलाउइंग द यूज़र टू मेंटेन अ टाइमर बेस। टाइमर जैसे वो कंटिन्यू ऑन हुआ होता है, जैसे मोबाइल होता है तो उसमें टाइम आपका ऑन होता है, बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, रात को आप रख देते हो तो ना आप उसमें गेम खेलते हो ना क्या, उसमें सारे जो आपके एप्लीकेशन है उनको आप बंद करके और फिर आप मोबाइल अपना रख देते हो। तो उसमें क्या होता है, आपका टाइम जो है वो चल रहा होता है, बाकी जो एप्लीकेशन से वो रन नहीं हो रही होती, वो आपकी स्लीपिंग मोड में ही होती हैं। तो ये भी इसी तरीके से ही है कि टाइमर आपका चल रहा होता है, बाकी जो दूसरे टाइम बेस जो आपके जो भी दूसरी एप्लीकेशंस हैं वो स्लीपिंग मोड में होती हैं, और वो जब आप उसको इंटरप्ट दोगे तो वो फिर एकदम से क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। ADC नॉइज़ रिडक्शन मोड, उसमें क्या है, इट स्टॉप्स द CPU एंड ऑल IO मॉड्यूल्स एक्सेप्ट एसिंक्रोनस टाइमर एंड ADC। इसको ये ऑन रखता है, बाकी CPU और जो IO मॉड्यूल्स हैं उसको ये क्या कर देता है, स्लीपिंग मोड में भेज देता है। एंड स्टैंड बाय मोड, द क्रिस्टल ऑसिलेटर और जो रेजोनेंट दो ऑसिलेटर होते हैं इसमें आपके पास AVR में, एक RC ऑसिलेटर, दूसरा क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर या फिर रेजोनेंट ऑसिलेटर रन कर रहा होता है, बाकी सारी जो डिवाइस की बाकी जो चीज़ें होती हैं वो सारी स्लीपिंग मोड में होती है। दिस अलाउज वेरी फास्ट स्टार्टअप कंबाइंस विद लो पावर कंजप्शन। तो ऑब्वियसली आपकी जो स्लीपिंग मोड ज़्यादा है तो पावर कंजप्शन भी इसमें जो है वो एज कम्पेरेटिवली 8051 माइक्रो कंट्रोलर से ज़्यादा है। इन एक्सटेंडेड स्टैंड बाय मोड बोथ द मैन ऑसिलेटर एसिंक्रोनस टाइमर काउंटर कंटिन्यू टू रन, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी,
स्लीपिंग मोड में चले जाएंगे। द डिवाइस इज़ मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग एटमल्स हाई डेंसिटी नॉन वोलेटाइल मेमोरी टेक्नोलॉजी। भी जो है वो मेमोरी ज़्यादा इसमें यूज़ की जाती है, इसलिए हाई डेंसिटी का नाम यहाँ पे दे रहा है। ऑन चिप ISP फ्लैश अलाउज टू प्रोग्राम फ्लैश मेमोरी, फिर हम उसको डिस्कस नहीं करते ज़्यादा, फ्लैश मेमोरी यूज़ हो रही है। फिर उसके बाद जो है उसका 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर है, और जो उसका इंस्ट्रक्शन सेट है वो आपका 8-बिट रिस्क इंस्ट्रक्शन है। ATmega 32 is a powerful microcontroller that provides a highly flexible and cost-effective solution to many embedded control applications। जो हम अभी जो एडवांस ऑप्शंस हैं या एडवांस एप्लीकेशन के लिए जो है वो हम AVR को प्रेफर करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर पे। 32 is supported with a full suite of program and system development। फिर हमारे पास जो है वो आपके पास जो है डिफरेंट कंपाइलर्स मौजूद हैं जिसमें आप AVR को कंपाइल कर सकते हो, जिसमें C कंपाइलर्स हैं, माइक्रो असेंबलर्स हैं, कुछ आपके डीबगर्स हैं, जिसमें आप सिमुलेटर्स भी हम कह सकते हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, सर्किट इम्यूलेटर्स। एंड जो किट्स आपकी जैसे आर्डिनो है या दूसरी किट्स हैं AVR की, तो वो खुद अपनी जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो उनकी अवेलेबल हो। उसके बाद पिन कॉन्फ़िगरेशन आपकी 40 पिन्स हैं जो कि यूज़ होती हैं। यहाँ पे आपको रीसेट दिख रहा होगा जो कि एक्टिव लो है किसमें AVR में, और एक्टिव हाई 8051 में। फिर पिन नंबर 10 पे आपका VCC है। फिर पिन नंबर 11 जो है वो आपकी ग्राउंड है। फिर ये आपकी जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है उसकी 2 पिन्स हैं, पिन नंबर 12 एंड पिन नंबर 3। फिर आपकी जो है वो रजिस्टर्स हैं, यहाँ पे IO रजिस्टर वो हैं आपके 32 लाइन्स हैं टोटल, और 8-बिट वाइड आपका एक रजिस्टर है। तो PA रजिस्टर है फर्स्ट। फिर जो है वो दूसरा जो है वो IO पैराफेरल के यूज़ होता है फॉर PB। थर्ड जो है वो है आपका रजिस्टर PC, और जो फोर्थ है वो है PD। ठीक है, तो ये 4 जो है वो जनरल पर्पस IO के पैराफेरल के लिए यूज़ होते हैं, और ये चारों के चारों जो है इनकी फंक्शनैलिटी डुअल फंक्शनैलिटी है, कोई किसी की भी सिंगल फंक्शन नहीं है। डुअल पर्पस के लिए ये जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके रजिस्टर्स हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी आपके 4 रजिस्टर्स हैं 8-बिट वाइड रजिस्टर्स जनरल पर्पस, तो IO के लिए जो यूज़ होते हैं उनके ड्यूअल पर्पस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो PA रजिस्टर है तो उसकी 0 to 7 बिट्स, 8 बिट्स जो हैं वो ADC के साथ कनेक्टेड है। अब जो 8051 हमने किया, हम उसमें आपका जो ADC था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, वो एज अ पैराफेरल IO पैराफेरल के तौर पे हम यूज़ करते हैं, और एक्सटर्नली जो है वो कनेक्ट होता है आपके 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ। लेकिन यहाँ पे जो AVR है इसके साथ इंटरनली जो है वो कनेक्ट होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो जो PA रजिस्टर है उसके साथ जो है वो आपका ADC जो है वो कनेक्टेड है, तो 8 बिट्स जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है। उसके बाद मैंने आपको बताया था VCC एंड ग्राउंड। फिर यहाँ पे आपका रजिस्टर है PB0 to PB7, इसके भी ड्यूअल फंक्शनैलिटी है। अब इसमें आप देखें कि जो फर्स्ट है PB0, ये टाइमर नॉट के साथ कनेक्टेड है। टाइमर मीन्स कि एज अ टाइमर भी यूज़ होती है पिन, अगर पैराफेरल के यूज़ हो रही है एज अ पैराफेरल तो प्योरली IO के लिए यूज़ होगी। अगर IO के लिए यूज़ नहीं हो रही तो इट इज़ यूज़ फॉर टाइमर 0 टाइमर, और टाइमर 1 के लिए PB1। और यहाँ पे XCK मीन्स के एक्सटर्नल क्लॉक के साथ भी, एक्सटर्नल जो डिवाइस आपके साथ कम्युनिकेट करता है टू योर AVR, तो एक्सटर्नली दोनों के क्लॉक जो है वो सिंक्रोनाइज होंगे, तभी जो है वो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल है। उसके बाद जो है नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे है आपका AIN0 and AIN1। दिस इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर एनालॉग कंपैरेटर इनपुट। जो AI0 पिन है वो यूज़ होती है फॉर पॉजिटिव इनपुट, और जो AIN1 है इट इज़ यूज्ड फॉर नेगेटिव इनपुट।
ठीक है। वो पता है कि कंपैरेटर जो है वो एनालॉग कंपैरेटर है। तो एनालॉग कंपैरेटर किस तरीके से बनता है कि जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर से ही बनाते हो, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपके दो इनपुट, दो फीडबैक्स होती हैं, एक पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव होती है। एक में जो है वो आप इनपुट देते हो, रेफरेंस इनपुट देते हो, दूसरे से जो है वो आपका एक्चुअल इनपुट होता है। फिर रेफरेंस और एक्चुअल के दरमियान जो है वो आउटपुट कंपेयर करके फिर आपको एक आउटपुट देता है। तो AIN0 जो है it is analog comparator input for positive input and AIN1 जो है for it is used for जो है वो negative input के लिए यूज़ होता है। फिर यहाँ पे दूसरा है आपके पास INT जो है वो external interrupt है, to interrupt ये यूज़ होता है। हाँ जी, जो यहाँ पे है SS to stand for SPI select slave select इनपुट। SPI इंटरफेस मैंने आपको बताया था कि AVR में SPI इंटरफेस भी होता है। SPI इंटरफेस में क्या होता है कि आपके पास जो है वो किस तरीके से कम्युनिकेशन हो AVR और दूसरे जो भी हो, EPROM हो, मेमोरी हो या कोई भी एक्सटर्नल कंपोनेंट्स है, किस तरीके से कम्युनिकेट हो AVR के साथ, कि इनके साथ एक मास्टर होता है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को, और जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ वो कहलाते हैं स्लेव। तो यहाँ पे आपका मास्टर भी होता है और स्लेव भी होता है। तो ऐसा बेसिकली जो है वो होता है SPI स्लेव सेलेक्ट इनपुट। और अगर आपका कंट्रोलर जो है वो एज अ स्लेव यूज़ हो रहा होगा, कम्युनिकेटिंग डिवाइस यूज़ हो रहा होगा, तो ये पिन जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे दो पिन्स हैं आपकी, एक है MOSI, दूसरी है MISO। इट स्टैंड फॉर मास्टर आउटपुट सेलेक्ट इनपुट MOSI, और MISO स्टैंड फॉर मास्टर इनपुट सेलेक्ट आउटपुट। अगर आपका कंट्रोलर जो है वो एज अ स्लेव यूज़ हो रहा है तो MOSI पिन जो होगी वो जो है वो इस डेटा को रिसीव कर रही होगी, और अगर जो है वो आपका कंट्रोलर एज अ रिसीवर के तौर पे होगा तो ये पिन जो है वो डेटा को सेंड कर रही होगी। तो MISO जो है वो डेटा सेंड करेगा व्हेन योर कंट्रोलर इज़ एक्टिंग एज अ स्लेव, और MOSI मीन्स के मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट। तो यहाँ पे जो है ये डेटा जो है वो रिसीव करेगा और वो MISO डेटा जो है वो सेंड करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो पिन है SCK, ये है स्टैंड फॉर SPI बस सीरियल क्लॉक। इसमें क्या होता है कि जब आपका कंट्रोलर जो है वो दूसरे डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर रहा होता है तो दोनों की, मैंने आपको बताया था ना, दोनों की क्लॉक जो है वो सिंक्रोनाइज होगी, तभी आपका डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा। तो ये SCK जो है वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है जब हम SPI इंटरफेस की बात कर रहे हैं। फिर है रीसेट पिन। रीसेट पिन सबको पता है कि क्यों यूज़ होती है। जब भी हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपका सिस्टम जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। फिर VCC, दैन ग्राउंड, XTEL1, XTEL2 जो है वो आपकी क्रिस्टल ऑसिलेटर के लिए यूज़ होती है। RXT जो है वो आपकी रिसेप्शन जब होगी तब यूज़ होगी। TXT फॉर ट्रांसमिशन। फिर इंटरप्ट 0 और इंटरप्ट 1 जो है ये दो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स हैं। ठीक है, फिर आपकी ये जो दो पिन्स हैं OC1B एंड OC, ये दोनों आपकी जो है वो यूज़ होती हैं फॉर PWM चैनल आउटपुट के लिए। ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन चैनल को कायम करने के लिए ये दो पिन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं PC। आपका जो रजिस्टर है उसमें आपकी ये दो पिन्स नज़र आ रही होंगी, PC0 और PC1। ये जो है वो आपकी यूज़ होती है फॉर PWI इंटरफेस के लिए, सॉरी WI इंटरफेस के लिए, नॉट P। इसको मिटाएं हम। हाँ जी, तो ये जो है वो सॉरी TWI इंटरफेस के लिए जो है वो यूज़ होता है। TWI जो है वो इंटरफेस में क्या होता है कि आप जो है वो आपका जो डिवाइस है, कंट्रोलर जो है वो एक साथ जो है वो 127 स्लेव्स को जो है वो कम्युनिकेट करवा सकता है, कनेक्ट करवा सकता है विथ 1 और मोर मास्टर्स
डिवाइसेस, ठीक है। एक से ज़्यादा जो है वो मास्टर्स आपके डिवाइसेस होंगे जो कि 127 स्लेव्स को कंट्रोल कर रहे होंगे या कम्युनिकेट करवा रहे होंगे AVR की जो है वो आपकी एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के साथ। तो ये जो है वो एक ख़ास बात है आपके जो है वो जिसमें आपके AVR माइक्रो कंट्रोलर में। उसके बाद जो है वो आपकी पिन्स हैं फ्रॉम नेट पिन नंबर 2 टू पिन नंबर 5। ये जो है वो आपकी ये भी इंटरफेस पिन्स हैं जो कि यूज JTAG इंटरफेस के साथ, ठीक है। PC2 से लेके PC2, PC3, PC4, PC5 ये 4 पिन्स हैं जो कि आपकी JTAG के साथ कनेक्टेड होती हैं। JTAG मैंने आपको पहले ही बताया था कि JTAG क्या होता है कि जो है वो यहाँ पे आपको फैसिलिटी दे रही है डीबगिंग फैसिलिटी की। मीन्स कि आप अपने कंट्रोलर को कंप्यूटर के साथ या एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो टू डीबग या टू चेक वेदर योर सर्किट इज़ वर्किंग कंडीशन और नॉट, ठीक है। फिर आपकी जो 2 बकिया आपकी ये जो पिन्स हैं TOSC1, TOSC2 मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके ऑसिलेटर यहाँ पे 2 यूज़ हो रहे हैं, एक XTEL1 XTEL2 क्रिस्टल ऑसिलेटर, दूसरा जो है एक्सटर्नल ऑसिलेटर आपका यूज़ होता है। और ये जो 2 पिन्स हैं वो उसकी ही 2 पिन्स हैं, टाइमर ऑसिलेटर क्लॉक 2 पिन और टाइमर ऑसिलेटर क्लॉक 1 पिन, ठीक है। पर यहाँ पे जो है वो ग्राउंड पिन जो है वो 2 ग्राउंड पिन्स हैं आपकी AVR में यूज़ होती हैं और एक VCC। फिर जो है वो ये AVCC जो है ये VCC है आपके ADC की को चार्ज करने के लिए, VCC पिन फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और AREF जो है ये भी जो है वो आपके पास ADC का जो है एनालॉग रेफरेंस पिन होती है, ठीक है। और फर्दर आपको अगर क्यूरी आपको करनी है फॉर पिन तो नीचे आपके पास ये एक लिंक है, गो थ्रू दिस लिंक एंड फर्दर फाइंड आउट the pin description of ATmega 32 कंट्रोलर। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पे AVR आपका यूज़ होता है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम दैट मीन्स कि आपके इंडस्ट्री में आपका टेम्परेचर मॉनिटर भी हो रहा है और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको जो है वो उसकी लिमिट जो उसका पॉइंट होता है क्या कह सकते हैं आपका पोटेंशियल होता है, उससे आप अगर आगे बढ़ गया तो किस तरीके से टेम्परेचर को सेट करता है सिस्टम और उसको मेंटेन रखता है एक वैल्यू पे, ठीक है। तो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स में यूज़ होता है एनालॉग सिग्नल मेजरिंग एंड मैनिपुलेशंस। आपको किस तरीके से सिग्नल मेजर हो रहा है, जैसे आप अगर जो है वो एक रेगिस्तान में आप एक एंटीना सेट कर रहे हैं और वहाँ पे आप ऑब्वियसली बार बार जाके वहाँ पे आप सारी मेजरमेंट तो नहीं करेंगे, वो आपको खुद ही जो है वो सिस्टम को फाइंड आउट करता है कि अभी जो है वो कितना टेम्परेचर है, कितनी हीट है और फिर उसी हिसाब से जो है वो टेम्परेचर उसको जो आपका डिश एंटीना होगा उसको कंट्रोल करेगा कि राइट की तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में उसे मूव करना है, उसकी उधर ही जो है वो उसकी मेजरिंग करता है और फिर उसी का ही रिजल्ट्स या मैनिपुलेशन करके आपको आउटपुट देता है। फिर एम्बेडेड सिस्टम्स लाइक कॉफ़ी मशीन, वेंडिंग मशीन, जो आपकी कॉफ़ी मशीन्स हैं, जैसे आप बाहर जाओगे ऊपर पहाड़ी इलाकों में तो वहाँ पे तो आप फ्रिक्वेंटली देखते हो कॉफ़ी मशीन्स होती हैं, तो वहाँ पे आपको बनाने नहीं होती, आप जब बटन प्रेस करते हो और आपकी कॉफ़ी जो है वो तैयार हो जाती है। फिर मोटर कंट्रोल सिस्टम्स यहाँ पे मैंने आपको कहा ना एंटीना, तो अब एंटीना को कितने एंगल पे मूव करना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, उतने डिग्री तक जो है वो मोटर जो है वो ऑपरेट होगा। उसके बाद जब वो डिग्रीज आपकी ऑक्यूपाई 45 डिग्री, जैसे लेट सपोज आपके एंटीना को मूव करवाना है टुवर्ड्स साइड, तो 45 डिग्री तक जो है वो मोटर आपका चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली मोटर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो मोटर कंट्रोल सिस्टम्स में भी प्रोग्रामिंग की होती है, तो उस प्रोग्रामिंग के लिए AVR माइक्रो कंट्रोलर यूज़
होता है। दैन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग आप लोग पढ़ रहे होंगे किस तरीके से सिग्नल की प्रोसेसिंग होती है डिजिटल सिग्नल्स की, उसमें भी आपके यूज़ होते हैं पेरिफेरल इंटरफेस सिस्टम। जैसे मैंने आपको ये SPI पेरिफेरल इंटरफेस बताया, तो उसमें किस तरीके से मास्टर जो है वो कंट्रोल करता है आपके स्लैब्स को। फिर अगर 128 डिवाइसेस, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हो जाएं तो एक से ज़्यादा मास्टर्स किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, और फिर किस तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो होती है AVR की और पेरिफेरल के साथ। तो यहाँ पे डिफरेंस है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये थोड़ा सा आप डिफरेंस कर लेना। 8051 बिटवीन 8051 एंड AVR माइक्रो कंट्रोलर के दरमियान। तो 8051 जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिस्क बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। AVR में रिस्क होता है लेस नंबर ऑफ रजिस्टर। इसमें जो नंबर, जैसे मैंने आपको कहा था IO रजिस्टर आपके पास बैंक ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, और हर बैंक में जो है वो 8 रजिस्टर होते हैं। तो एट अ टाइम आप 8 ही रजिस्टर्स जो है वो एक्टिवेट करते हो, बाकी सारे डीएक्टिवेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स ज़्यादा हैं, 32 रजिस्टर्स हैं, ठीक है, सारे के सारे 8 बिट वाइड है, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ रजिस्टर्स ज़्यादा है। फिर वहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइजेस एंड फॉर्मेट मीन्स ये एक ही इंस्ट्रक्शन के बहुत सारे फॉर्मेट हैं। अगर आपकी 8 इंस्ट्रक्शन है तो बहुत ज़्यादा उसके फॉर्मेट होंगे, लेकिन जो आपका AVR होता है उसमें एक ही साइकिल में आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, और फॉर्मेट जो है वो सिमिलर ही होता है, फॉर्मेट डिफरेंट नहीं होता। जनरली फ्यू वर्जन ऑफ 8051 फैमिली सपोर्ट UART ओनली। यहाँ पे इंटरफेस के जो ऑप्शंस हैं वो 8051 से ज़्यादा हैं, किसमें AVR में। इंस्ट्रक्शंस टेक अ वेरिंग अमाउंट ऑफ साइकिल टाइम, सो पाइपलाइनिंग इज़ डिफ़िकल्ट। यहाँ पे जो है वो डिफरेंट अमाउंट या डिफरेंट क्या कह सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर डिफरेंट इंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स के पाइपलाइन मीन्स के आपकी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो दूसरी जो है वो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन मीन्स की लाइन में ही होगी कि अब मुझे एग्जीक्यूट होना है। जैसे आपके वाइवा चल रहा होता है, तो अगर आपसे पहले वाला रोल नंबर जाएगा तो दूसरा एक्टिवेट हो जाएगा कि अब मुझे भी अंदर जाना है। लेकिन अगर जो है वो रोल नंबर 1 गया है तो रोल नंबर जो 50 होगा उसको अभी तक होगा कि मुझे 1-2 घंटे तो लग जाएंगे मेरी जो नंबर आने में। तो पाइपलाइन होती है। तो उसके बाद अगर इंस्ट्रक्शन अगर जल्दी एक एक्सटर्नल होगा जो या इंटरनल होगा, वो जल्दी वाइवा ले रहा होगा तो जो 50 रोल नंबर होगा उसका भी नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर टाइम ज़्यादा लेगा तो जो 50 रोल नंबर होगा आराम से बैठेगा कि अब मुझे 2-3 घंटे आराम से जो है वो मैं गुजार सकता हूँ, और मेरी वाइवा में जो है देर होगी। तो यही डिफरेंस है आपके इसमें 8051 और AVR में। फिर AVR CPU को, CPU का मकसद क्या होता है? फ्रेश रिकॉर्ड एग्जीक्यूट मीन्स के प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जो है वो प्रोसेस मीन्स कि आपका डेटा इनपुट पे आया, आउटपुट पे आया, लेकिन उससे पहले क्या होगा? प्रोसेसिंग होगी। तो सेंट्रल प्रोसेसर जो है वो क्या है? सेंट्रल पार्ट है जो कि डेटा को प्रोसेस करके फिर जो है वो एग्जीक्यूट करता है। द CPU मस्ट देयरफॉर बी एबल टू एक्सेस मेमोरीज। मेमोरीज के बीच में जो डेटा है उसको आपस में एक्सेस करेगा, फिर उसमें कैलकुलेशंस होंगी, उसके बाद पैराफेरल की कंट्रोलिंग होगी, और डिफरेंट अगर इंटरप्ट आए तो उसको हैंडल करेगा। ये सारा जो है वो आपका CPU जो है वो हैंडल करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि आपके जो रजिस्टर यूज़ होते हैं AVR में, तो टोटल 32 रजिस्टर्स यूज़ होते हैं फ्रॉम R0 टू R31। तो इसमें जो है वो R0 से लेके R25 तक जो रजिस्टर्स होते हैं ये तो 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं। उसके बाद 26, 27, 28, 26, 27, दैन 28, दैन 29, 30 और 31, ये आपके जो है रजिस्टर क्या होते हैं? ये आपके 16 बिट रजिस्टर होते हैं। तो R26 जो है वो लोअर ऑर्डर बाइट होगी रजिस्टर की, और R27 हायर ऑर्डर बाइट। और इनको हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं? X, Y एंड Z। ठीक है, फिर हम इसको फर्दर इसको क्लासीफाई करते हैं। ये फिर आपके रजिस्टर जो होते हैं वो जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स नहीं होते, ये फिर आपके एज अ पॉइंटर यूज़ हो रहे होते हैं। पॉइंटर से मुराद ये कि आपकी जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें तो आपकी 4K तक इंटरनल मेमोरी थी, लेकिन यहाँ पे जो मेमोरी होगी वो 64 या 256 तक जो है वो आपकी जाती है फॉर AVR। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपकी अगर ज़्यादा मेमोरी होगी तो उसमें 8 बिट से जो है वो 2 पावर 8 तो नहीं होगा,
होगा फिर आपका जो है वो उससे ज़्यादा बिट्स भी यूज़ होंगी। तो अगर इनडायरेक्ट आप एड्रेसिंग देंगे तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग जो है होगी वो आपकी ज़्यादा होगी। सिंपल जो है वो क्या कहते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ज़्यादा होगी। तो पॉइंट आउट करने के लिए डेटा जो कि 8 बिट से ज़्यादा होगा। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आप उस रजिस्टर पे जाते हो, वहाँ पे जो डेटा होता है वो एड्रेस होती है एक्चुअली। तो एड्रेस जो होगी वो 8 बिट की एड्रेस नहीं होगी, फिर वो 16 बिट की एड्रेस होगी। तो यहाँ पे जो R26 से लेके R31 में जो रजिस्टर यूज़ होते हैं और कंबाइनली हम उसको कहते हैं XYZ एज अ पॉइंटर यूज़ होता है फॉर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है। फिर आपका आ जाता है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे जो द हाई परफॉर्मेंस AVR ALU ऑपरेट्स इन डायरेक्ट कनेक्शन विद ऑल द 32 जनरल पर्पस वर्किंग रजिस्टर्स। ALU जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है बिटवीन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट टू द रजिस्टर, और जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स है हमारे पास 32 रजिस्टर्स हैं उनके साथ होती है विद अ सिंगल क्लॉक। जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उनकी जो साइकिल टाइम है वो एक ही सिंगल साइकिल क्लॉक पल्स में जो है वो आपकी एग्जीक्यूशन होती है, जिसमें आपकी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गई एंड जो है वो जनरल पर्पस रजिस्टर के दरमियान मींस के आपका जो है वो सोर्स ऑपरेंड और डेस्टिनेशन ऑपरेंड भी आपके जो है वो रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, और वो ये 13 जनरल पर्पस वर्किंग रजिस्टर्स ही आपके यूज़ होते हैं। फिर आपका स्टेटस रजिस्टर होता है। स्टेटस रजिस्टर वही कि आपकी जो एग्जीक्यूशन हो रही है, जो रिज़ल्ट है उसका स्टेटस क्या है, फिर वो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन हो या फिर लॉजिकल। ठीक है। अब ये जो स्टेटस रजिस्टर है ये आपका जो है वो 8 बिट रजिस्टर है। इसकी जो MS भी है I बिट, ये है आपकी ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल बिट है। अगर ये बिट जो है वो सेट होगी दैट मीन्स कि आपका जो इंटरप्ट्स हैं वो क्या है, इनेबल्ड है। ठीक है। बिट नंबर I, ठीक है, जो बिट नंबर 7 है और जिसको हम कहते हैं I बिट। ठीक है। बस जो सेकंड है वो है आपकी T बिट। T बिट क्या होती है, इट इज़ एक्चुअली कॉपी। इसमें जो है वो आपकी 2 इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं आपकी, एक इंस्ट्रक्शन है बिट लोड और BLD इंस्ट्रक्शन, दूसरी जो है वो BST जिसको हम क्या कहते हैं, बिट स्टोर। अब यहाँ पे जब बिट मैनिपुलेशन होती है तो आपकी जो है वो T बिट यूज़ होती है। जब आप कॉपी कर रहे होते हो किसी भी रजिस्टर में जो बिट होती है तो आपकी BLD बिट यूज़ होती है, और जब आप स्टोर कर रहे होते हो तब जो है वो BST पिन जो यूज़ होती है। अ बिट फ्रॉम अ रजिस्टर इन द रजिस्टर फाइल कैन बी कॉपीड इनटू T बिट बाय द BST बिट। ठीक है। BST बिट क्या करती है, स्टोर करती है रजिस्टर में से कोई भी बिट आपके जो है वो बिट आपकी जो बिट फ्रॉम अ रजिस्टर इन द रजिस्टर्स फाइल। ठीक है। जो आपकी पर्टिकुलर एक बिट होती है रजिस्टर और दूसरे रजिस्टर में क्या करेगी, कॉपी करेगी, मूव करेगी बिट। ठीक है। तो आपकी जो है वो BEST कमांड यूज़ होती है। एंड अ बिट इन T कैन बी कॉपीड इनटू अ बिट इन द रजिस्टर फाइल बाय द BLD इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी यूज़ होती है बिट लोड। कि आपने बिट को लोड किया किसी भी रजिस्टर में, और स्टोर मीन्स कि किसी भी रजिस्टर से आपने T बिट जो है वो T में स्टोर किया आपने कोई भी बिट। फिर है आपकी फिफ्थ बिट जो है वो H मीन्स H इज़ यूज फॉर हाफ कैरी। हाफ कैरी मीन्स के जब आपकी निबल में ओवरफ्लो होगा तो आपकी H हाफ कैरी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट होगी, अदरवाइज़ ये जो है वो 0 होगी। उसके बाद जो है वो फिर ये आपका S जो है वो आपका साइन फ्लैग कहलाता है। साइन फ्लैग मीन्स कि आपके जो पॉजिटिव नंबर होती है उसकी लिमिट से ये आउट हो जाएगा। जब नेगेटिव नंबर होगा तो ये साइन बिट जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है। फिर ये जो है वो V बिट है। V बिट जो है ये इंडिकेट करती है 2's कॉम्प्लीमेंट बिट। अब 2's कॉम्प्लीमेंट या 1's कॉम्प्लीमेंट कब यूज़ होता है, जब हम नेगेटिव नंबर मीन्स सबट्रैक्ट ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उसके दो आपके जो है वो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप उसका 1's कॉम्प्लीमेंट करो या तो 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट जब ओवरफ्लो होगा 2's कॉम्प्लीमेंट में तब जो ये V फ्लैग है ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये जो N बिट है, N बिट इंडिकेट कर रही है नेगेटिव रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर। ठीक है।
जब आपका रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा तो ये एन बिट जो होगी वो क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी। फिर ये जेड जो है वो ज़ीरो फ्लैग कहलाता है, आपको पता होगा कि क्या होगा। और सी कैरी फ्लैग भी आपको पता होगा कि आपके रिज़ल्ट में जो है वो 8 बिट से ज़्यादा डेटा आ जाएगा तो जो 9th बिट होगी वो आपकी कैरी में जो है वो टेम्पररी जाके सेव हो। और ज़ीरो फ्लैग सबको पता है कि अगर आपकी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन हो रही है, उसका रिज़ल्ट जो है वो अगर ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपका स्टैक पॉइंटर है, स्टैक पॉइंटर वैसे ही काम करेगा। दो ही आपकी इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं, पुश एंड पॉप। आप कोई डेटा पुश करवा रहे हो स्टैक में या फिर वापस रिट्रीव करवा रहे हो, और उस पुश एंड पॉप करने के लिए हमें कोई ना कोई रजिस्टर के कंटेंट्स चाहिए होंगे या रिजल्ट चाहिए होगा, डेटा चाहिए होगा जिसको हम स्टैक में पुश करवा रहे हो और फिर उसी को ही पॉप करवा रहे हो। उसी तरीके से जैसे आपके 8051 में हमने इंस्ट्रक्शंस की थी एग्जीक्यूट, उसी तरीके से इसमें भी एग्जीक्यूशन होगी। ठीक है, फिर लास्ट जो टॉपिक है वो आपका इंस्ट्रक्शन सेट है। अब इंस्ट्रक्शन सेट ऑब्वियसली हम प्रैक्टिकल काम तो इस पर नहीं कर सकते, हम अगर लैब्स का कुछ आया शेड्यूल तो हम लैब्स में इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। लेकिन इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर इसको प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है, कौन सा सॉफ्टवेयर आईडी सॉफ्टवेयर यूज़ होता है टू प्रोग्राम AVR माइक्रो कंट्रोलर टू क्रिएट हेक्स फाइल। ठीक है, तो उसको हम बाद में करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा जनरल इसका बता देती हूँ इंस्ट्रक्शन सेट में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यूज़ होती हैं। इंस्ट्रक्शन सेट इसमें जो है वो आपकी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जिनमें फर्स्ट वन इज़ डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, जो हम कह रहे थे कि मूव इंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर रहे थे जिसमें 051 माइक्रो कंट्रोलर में। और यहाँ पे जो है वो आपकी मूव इंस्ट्रक्शन होगी, फिर अर्थमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, देन ब्रांच या लूपिंग इंस्ट्रक्शन होती है, बिट एंड बिट ट्रेस इंस्ट्रक्शन जिसमें आपको BLD और BST जो है वो इंस्ट्रक्शंस बताई, देन MCU कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट वन इज़ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जिसमें आपकी मूव इंस्ट्रक्शन होती है। उसी तरीके से अगर आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है तो यहाँ पे जो है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपकी सेंटेक्स जो होगा मूव RD RD इज़ फॉर डेस्टिनेशन रजिस्टर, और RR जो है वो आपका जो है वो सोर्स रजिस्टर होगा। ठीक है, तो R20 जो है वो आपका क्या है, सोर्स है, और R10 जो है वो इसका डेस्टिनेशन है फॉर एग्जांपल। उसके बाद अब यहाँ पे लोड और मूव जो है यहाँ पे जो है वो इंस्ट्रक्शन होगी फॉर डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। लोड क्या है, इमीडिएट लोड, LDI स्टैंड फॉर लोड इमीडिएट डेटा, LDI इज स्टैंड फॉर LDI इज स्टैंड फॉर लोड इमीडिएट डेटा, मीन्स कि यहाँ पे हम डायरेक्ट इमीडिएट डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं रजिस्टर में या फिर एक्यूमुलेटर में। टू कॉपी 8 बिट इमीडिएट डेटा इनटू जनरल पर्पस रजिस्टर्स। सेंटेक्स क्या होगा, LDI RD जो है वो आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर है, और K क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, लेट सपोज आपकी कोई भी डेटा इमीडिएट डेटा। K इज़ एन 8 बिट वैल्यू फ्रॉम 0 to 255 इन डेसिमल। ऑब्वियसली मेरे पास 255 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे पास रजिस्टर जो है वो 8 बिट वैल्यू है, तो उसकी जो क्वांटिटी होगी 256 टोटल आपके उसमें होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो 0 से लेकर 255 इन डेसिमल। RD फ्रॉम जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, यहाँ पे जो है वो आपके LDI इंस्ट्रक्शन के लिए R16 से R31 तक रजिस्टर यूज़ होते हैं, R0 से R15 रजिस्टर्स यूज़ नहीं होते LDI इंस्ट्रक्शन में। फिर एग्जांपल यहाँ जो सेंटेक्स हो वो क्या होगा, LDI जो सेंटेक्स यहाँ पे था LDI RD मीन्स डेस्टिनेशन में हम R18 कह रहे हैं, दैट मीन्स 16 से 31 में हम कोई भी रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं जनरल पर्पस, लेकिन R0 से R15 तक हम यूज़ नहीं करते। फिर वहाँ पे 8051 में हम इमीडिएट डेटा जो है उसका साइन जो होता है वो हैश का साइन होता है, लेकिन यहाँ पे जो साइन यूज़ होगा वो आपका डॉलर का साइन यूज़ होगा। ठीक है, फॉर इमीडिएट, टू पॉइंट आउट इमीडिएट डेटा ट्रांसफ़र। फिर LDI इज़ फॉर इमीडिएट डेटा ट्रांसफ़र। फिर आपका जो है वो LDS इज़ यूज़ फॉर लोड डायरेक्ट फ्रॉम डेटा स्पेस, मीन कि मेमोरी जो है वो उसमें आपका यूज़ होगी कंपोनेंट, और ये आपका जो है वो सेंटेक्स है। उसके अलावा जो है वो इन आउट इनपुट आउटपुट लोड बिट आपका लोड डेटा या फिर स्टोर डेटा LD और ST की कमांड्स हैं। इसको हम फर्दर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है।
अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन में आपकी ऐड हो गई, ऐड विथ ऐड इंस्ट्रक्शन, ये इसका सेंटेक्स है। देन ऐड कैरी, और ये डेस्टिनेशन रजिस्टर, और ये सोर्स ऑपरेंड एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड होते हैं। फिर सब इंस्ट्रक्शन पर सब इमीडिएट, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन विथ कैरी, यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा है 051 से। फिर लॉजिकल में आपकी एंड और एक्सक्लूसिव और, then complement, then negate, increment, inc is used for increment, decrement, then clear, then set register, then multiplication, swap instruction, और ये बाकी इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी। फिर आपकी MCU कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, जिसमें आपकी जो है वो नो ऑपरेशन को भी हम 051 में क्लियर कर चुके हैं कि नो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी एग्जीक्यूशन तो हो रही है, टाइम तो आपको लग रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड को या प्रोग्राम को, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं होता, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि नल स्टेटमेंट होती है। उससे क्या होगा, फ़कत आपका जो है वो प्रोग्राम में डिले जो है वो प्रोड्यूस होगा, और ये जो है वो आपकी MCU कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। फिर ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग में आपकी दो टाइप्स की ब्रांचिंग होती है, कंडीशनल ब्रांच होती है, जबकि अनकंडीशनल होती है। कंडीशनल मीन्स कि आपको कोई कंडीशन देनी होती है कि अगर आपके पैकेट्स जो हैं आप काउंट करेंगे, आपकी कोई इंडस्ट्री है उसमें अगर आपका एक कार्टन है जिसमें 10 पैकेट्स आपके जो है वो पैक हो रहे हैं, तो आप कमांड दोगे, कंडीशन दोगे कि एडिशन हो, जब 10 तक आपका काउंटर पहुंचे उसके बाद आपकी ब्रांच जो है वो फिनिश हो जाए, ठीक है, स्टॉप हो जाए। और अनकंडीशनल में ये नहीं होता, आपकी इनफाइनाइट लूप होती है जो कि चलती ही रहती है। दैन कॉल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? कॉल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं कि आप जो है वो आपने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, आपने सी लैंग्वेज की है, तो सी लैंग्वेज में होता है ना कि आपने एक फंक्शन जनरेट किया। जैसे अगर मैंने एक स्विच है उसका मैंने एक फंक्शन जनरेट कर दिया कि स्विच कब ऑन होगा कब ऑफ होगा, और इसको हम कभी भी जैसे अगर रीसेट है, रीसेट का एक मैंने प्रोग्राम बना दिया कि रीसेट सर्किट या कब एक्टिवेट होगा, जब हमारी वोल्टेज जो है वो डाउन होगी या ज़्यादा होगी, वोल्टेज फ्लक्चुएशन आएगी तो रीसेट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। अब उसका हमने एक फंक्शन बना दिया, सॉफ्टवेयर बना दी। अब जब भी हम उस फंक्शन को रीसेट को कॉल करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और आपका इनिशियल कंडीशन पे पहुंच जाएगा। तो कॉल इंस्ट्रक्शन क्या होती है, आप एक फंक्शन जनरेट करते हो, पर उस फंक्शन को उस प्रोग्राम में जब भी आप कॉल करोगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये मैं आपको करवाती, जब हम हार्डवेयर में करते तो ये सारी आपकी प्रोग्रामिंग होती, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो आपको अगर टाइम मिले या कभी ऐसा मौका आए तो आप अपनी लैब में भी परफॉर्म कर सकते हो। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं। फर्स्ट रेफरेंस इज़ द AVR माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम यूजिंग असेंबली एंड सी बाय मोहम्मद अली मजीदी, ठीक है। ये आपकी रेफरेंस बुक है फॉर AVR, टू स्टडी AVR माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। और इसमें आपकी असेंबली और सी लैंग्वेज भी यूज़ होती है। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग अगर आपको अच्छे से AVR की करनी है तो ये बुक जो है वो बेस्ट है आपकी रेफरेंस बुक है। ये मैं आपको LMS पे जो है वो आपको सेंड कर दूँगी, इसको डाउनलोड कर देना। सेकेंड इज़ कंप्लीट डेटा शीट ऑफ एटमेगा 32, डेटा शीट है, डेटाबेस है, डेटा शीट है। इसको आप देखोगे तो उसमें आपके पिन फंक्शंस या उसकी ओरिजिनल वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज, सारे उसके जो पैरामीटर्स हैं वो इसमें क्लियर होंगे। ये दोनों फाइल्स में लोड करती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।